मोटे तौर पे कहा जाए कि अगर कोई भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण की एक महत्वपूर्ण कोई मंजिल है तो 20 और 25 तो किसी हालत में नहीं हो सकता है। वो बैकग्राउंड के चैप्टर्स हैं, वो 1933 हो सकता है। तो चीन की स्थिति हम लोग को भिन्न लगती थी। उद्योगों का विकास देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को लगा कि तब हम लोगों ने देखा कि भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में यह बहस हमेशा हुई है कि रूसी रास्ता कि चीनी रास्ता। लेकिन जैसे रूस की पार्टी ने या चीन की पार्टी ने अपने देश के उत्पादन संबंधों का व्यवस्थित तरीके से जांच पड़ताल करके अध्ययन किया, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म जैसे क्लासिक का लेखन लेनिन का डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, और छोटे छोटे परिवर्तनों के बाद वह पार्टी अपने कार्यक्रम और अपने भूमि संबंधों विषयक कार्यक्रम अपने एग्रेरियम प्रोग्राम में चेंज कर देती थी। 1903 से लेकर के 1917 के बीच ही उन्होंने अपने एग्रेरियन प्रोग्राम में कई अमेंडमेंट्स किए। छोटे छोटे परिवर्तनों का उनके रणनीति और रणकौशल पर प्रभाव पड़ता था। कोई स्टैटिक, कोई जड़ सूत्र नहीं था। चीन की पार्टी ने अपना अध्ययन शुरू किया तो उन्होंने हुनान प्रांत में जांच पड़ताल किया, एक तरीके का सैंपल सर्वे, और उससे उन्होंने यह नतीजा निकाला कि चीन को एक अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से बाद में बनने वाली एक बेहद छोटी, एक बेहद कमज़ोर पार्टी, लेकिन जिसने कुमिंटर्न के दिशा निर्देशों के हिसाब से ही चलने का नहीं तय किया, अपना दिमाग भी लगाने का तय किया, और उन्होंने अपना रास्ता अपने तरीके से निकाला। और एक लंबे समय तक वह संदेह और कोप के पात्र भी रहे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के भीतर कि ये कम्युनिस्ट पार्टी है भी कि नहीं है। 49 में जब स्टालिन ने पहली बार माओ से पहली मुलाकात में इस बात को स्वीकारा कि चीनी क्रांति के रास्ते रणनीति के बारे में आप सही थे और हम लोग गलत, उसके बाद पूरी चीज़ें पटल गई। अलग तरीके से इंटरनेशनल उसमें आने लगा, लेखन आने लगा, सब कुछ। तो हम लोग को समझ में आया, एक बात ये समझ में आई 78-79 में कि भारत के उत्पादन संबंधों और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिरचना, जिसमें यहाँ के ऐतिहासिक जड़ों से यहाँ का जाति प्रश्न, स्त्री प्रश्न वगैरह सारा आ जाता है, इसका अपने तय भी हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। और इससे जुड़ा हुआ तीसरा सवाल था कि भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास का एक व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाना चाहिए और उसे भारत के पूरे वर्ग संघर्षों के इतिहास में सिचुएट करके अध्ययन किया जाना चाहिए। खंड खंड में कुछ नतीजों पर हम लोग पहुंचते रहे और कहा जा सकता है कि 2000, 2001, 2002 तक आते आते कम से कम भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास के बारे में जितना भी मिल सकता था, मतलब पन्ना पन्ना इसमें एक लंबी प्रक्रिया रही। देश के किसी कोने में काम करने वाला ऐसा कोई कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठन नहीं था जिससे कि हम लोगों की भेंट न हुई हो। 2 वर्ष देश भर हम लोग घूमते रहे। 2 वर्ष 86-87 का हम लोगों ने इसमें खर्च किया। दूसरा, जो संजीदा नेतृत्व था, जैसे सीपीआई सीपीएम के लोग जो थे वो तो ज़्यादा जैसे थोड़े विचारों को जानने के बाद ही संवाद नहीं बनता था। तो किसी से अगर बातचीत करके आदमी कुछ जानना भी चाहे तो बहुत बातचीत नहीं हो पाती थी। लेकिन जितने भी नक्सलवाड़ी से जो मार्क्सवादी लेनिनवादी धारा निकली थी, उसमें से अगर हम चंद लोगों को छोड़ दें जिन लोगों से हम लोग की मुलाकात नहीं हुई, जैसे चारू मुजुमदार से नहीं मिलना हुआ, जैसे नागी रेड्डी से मिलना नहीं हुआ, उस तरीके के 4-5 नाम छोड़ करके सभी लोगों से उनके मरने के पहले मिल करके और तफसील से ओरल हिस्ट्री का जो पद्धति होती है कि उनका अपना वर्जन क्या है, सुनीति कुमार घोष, सोरेन बसु, असीम चटर्जी, कानू सान्याल, जंगल संथाल, जितने भी आप नाम लें, डीवी राव, हरभजन सिंह सोही, और तथ्यों को क्रॉस चेक करना, सीतारमैया, ये सारे जितने भी इस तरीके के नाम थे। तो दूसरा स्रोत ये बना। तीसरा स्रोत बना अजय भवन से लेकर के सीपीएम के कार्यालय से लेकर के पीसी जोशी मिनी आर्काइव्स, जेएनयू में एक पीसी जोशी के कलेक्शंस का वो कल्पना दत्त जोशी ने दे दिया था, तो वहाँ पर एक आर्काइव्स थी, और नेशनल आर्काइव्स और नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में जितने भी कम्युनिस्ट मूवमेंट से संबंधित दस्तावेज थे, उनके अध्ययन के बाद, मंथन के बाद
धीरे धीरे करके एक नतीजा बनने लगा। फिर उस नतीजे को हम लोगों ने लोगों से रखना शुरू किया, तो ज़्यादा लोग जो हमारे वहाँ मूवमेंट में स्थित है कि अपनी सांगठनिक प्रतिबद्धताओं और मतभेदों के बावजूद विज्ञान के जो तर्क हैं, एक दूसरे के तर्कों को धैर्य के साथ सुना जाए और असहमत होने का पूरा अधिकार रखते हुए सुना जाए, असंवाद के बजाय। तो वो अप्रोच नहीं था। आज एक हद तक चीज़ें बदली हैं, लेकिन अभी भी उतनी नहीं बदली हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तो इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन बहरहाल कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि विभिन्न संगठनों के अपने अनुभव से मोहभंग जिनका हुआ था, लेकिन जिनका विचारधारा या क्रांति से ही मोहभंग नहीं हुआ था, ऐसे कुछ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, ऐसी जगहों पर कुछ दक्षिण के कुछ लोग, कुछ ग्रुपों में हम लोगों ने बात रखी। तो उस बातचीत में समझ लीजिए कि कभी 3 दिन और कभी 5 दिन, 3 दिन से 5 दिन के भीतर कम्युनिस्ट मूवमेंट के पूरे उस पर विभिन्न चीज़ों पर हम लोग अपनी पूरी बात तफसील से रखते थे और बातचीत होती थी। अब यहाँ पर समस्या ये है कि इन सारी बातों को सूत्रवत कुछ चीज़ों का रेफरेंस देते हुए, कुछ आम दिशा और अप्रोच को इंगित करते हुए थोड़ी देर में रखना है कि सोचने के प्रश्न क्या है। तो एक चुनौती तो है, लेकिन हर बात को थोड़े में भी कहा जा सकता है और ज़्यादा में भी कहा जा सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत मुख्य मील के पत्थर और जो मोड़ बिंदु की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को रखते हुए अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे कि शुरू से लेकर के अंत तक भारत की कम्युनिस्ट मूवमेंट की विफलताओं के और सफलताओं के मुख्य मुद्दे क्या थे, विशिष्टताएं क्या थीं, और अंत में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर कोई एक सामान्य समीकरण बनाया जाए, अगर सामान्यीकरण किया जाए, तो बुनियादी गलती क्या है। जैसे अलग अलग एक एक्लेक्टिक पद्धति होती है कि हम सार संग्रहवादी तरीके से अलग अलग गलतियों के कारण अलग अलग देखें। एक अगर गलतियों, एक मूवमेंट के भीतर लगातार विफलताओं और गलतियों का एक लंबा सिलसिला हो, तो सबसे बुनियादी बात यह है कि हम एक सामान्य तार की, एक धागे की तलाश करें जो सबको जोड़ता हो, एक सामान्य सूत्र की तलाश करें। तो आखिर में थोड़ा उसकी कोशिश करते हुए हम अपनी बात रखेंगे, फिर हम लोग संवाद करेंगे। तो एक कविता के अंश से करेंगे जो इतिहास बोध से आज के स्थिति को प्रस्तुत करता है। कुछ चीज़ें धकेल दी गई हैं अंधेरे में, कुछ चीज़ें धकेल दी गई हैं अंधेरे में, उन्हें बाहर लाना है, जड़ों तक जाना है और वहाँ से ऊपर उठना है टहनियों को फैलाते हुए आकाश में। सदी के इस छोर से उठानी है फिर से आवाज़, मुक्त शब्द को एक घिसा हुआ सिक्का होने से बचाना है, जनता की सुषुप्त अज्ञात मेधा तक जाना है जो जड़ निर्जीव चीज़ों को सक्रिय जीवन में रूपांतरित करेगी एक बार फिर। जीवन से अपहृत चीज़ों की बरामदगी होगी एक न एक दिन, आकाश को प्राप्त होगा उसका नीलापन, वृक्षों को उनका हरापन, तुषार नद को उसकी श्वेताभा और सूर्योदय को उसकी लाली, तुम्हारे रक्त से अगर तुम युवा हो। इसके बाद हम अपनी चर्चा के अतीत में जाते हैं कि भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में कहाँ से विचारधारा के प्रवेश के सूत्र देखे जा सकते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें दिलचस्प हैं कि इसकी चर्चा क्यों। इसकी चर्चा इसलिए कि महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय समाज, कॉलोनीज़ भी कई प्रकार की थी, और जैसे सेटलर्स कॉलोनी अलग थी, अफ्रीका की कॉलोनीज़ अलग प्रकार की थी, लैटिन अमेरिका की कॉलोनी, वहाँ एक पुराना अपना सामाजिक सांस्कृतिक संपदा थी जिसको कि सिस्टमेटिकली नष्ट कर दिया गया था, और वहाँ एक जैसे जो कोलोनाइजर्स गए थे उन्हीं देशों से गए हुए गरीबों की एक आबादी वहाँ की आबादी बन गई। तो वहाँ का इतिहास अलग था। भारत में जो पुरानी सामाजिक आर्थिक संरचना तो पूरी तरीके से नष्ट कर दी गई,
लेकिन अंग्रेज़ों के समय में संगठित सर्वहारा वर्ग के संघर्षों की शुरुआत उस समय हुई थी लगभग जिस समय यूरोप में हुई थी। इस नज़रिए से लेबर हिस्ट्री या कम्युनिस्ट मूवमेंट के अध्येताओं ने भी इतिहास को नहीं लिखा है। जैसे आमतौर पर यह बताया जाता है कि भारत में जब उद्योगों का जन्म हुआ तो अब उद्योगों में यहाँ पर मजदूर संगठित होना धीरे धीरे शुरू हुए और वो फैक्ट्री एक्ट्स आए, उनसे कुछ अधिकार मिले। शशपथ बनर्जी, लोखंडे जैसे लोगों ने मजदूरों में कुछ काम किया, यानी कि ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं 1870 के बाद। लेकिन एक चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि अंग्रेज़ों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया था वो उद्योग नहीं था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने आप में एक इंडस्ट्री होती है। और सड़कों और नहरों के निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर सर्वहारा वर्ग, आधुनिक सर्वहारा लगा हुआ था। यह पुराने पालकी वाले रिक्शे वाले नहीं थे जिनकी हड़तालों एक अलग किस्म की हड़ताल हो गई। और बाद में ये चीज़ आई, जैसे सुकुमल सेन की वर्किंग क्लास की हिस्ट्री की किताब के काफ़ी बाद की ये चीज़ है कि अपर गंग कनाल जब बन रहा था तो उस समय वहाँ पर स्ट्राइक हुई थी और बड़ी स्ट्राइक हुई थी मज़दूरों की। इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले मज़दूरों की कुछ हड़तालों के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि 1831 में लियों शहर में आधुनिक सर्वहारा का पहला विद्रोह हुआ और 1848 से 1852 के बीच यूरोपीय सर्वहारा ने वर्ग संघर्ष के रंगमंच पर एक संगठित शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। पहला इंटरनेशनल का बनना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का आना और मजदूर आंदोलन में एनार्किस्ट, रिफॉर्मिस्ट और मार्क्सिस्ट तीन धाराओं का आपसी टकराव ये शुरू हो चुका था। फिर चीन की पार्टी ने शायद ये सोचते हुए कि एशियाई लोग हैं, हम इनको ज़्यादा समझते हैं, इनको ज़्यादा समझाए बगैर काम नहीं चलेगा, एक और लंबा पत्र लिखा 1933 में। दो गलतियों की ओर इंगित किया। एक तो ये कि एक घटना घटी थी पहले कि सुधारवादियों और एम.एन. राय जैसे लोगों की तिकड़म की वजह से एटक छोड़ करके नहीं निकलना चाहिए। एक घटना घटी थी, ऑर्गेनाइजेशनल मैनिपुलेशन का विरोध करते हुए बाहर निकल करके कम्युनिस्टों ने रेड ट्रेड यूनियन बना ली थी। उनका था कि ये नहीं, ये सेक्टेरियनिज्म है। संयुक्त मोर्चा में पराजय भी हो, कभी कभी तीन तिकड़म के आगे भी हारना पड़ता है, लेकिन उसमें से भागिए मत। एक इसकी आलोचना की थी। दूसरी लेकिन मुख्य बात इन तीनों में, पहला संयुक्त पत्र, दूसरा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का खुला पत्र और तीसरा चीन की पार्टी का एक लंबा पत्र, पुस्तिका की साइज़ का पत्र। उसमें एक ही बात कही गई थी कि भारत कितना महत्वपूर्ण देश है विश्व सर्वहारा क्रांति के लिए और भारत के कम्युनिस्टों ने कैसी पार्टी बनाई है, यह पार्टी नेतृत्व नहीं दे सकती। यह एक रेवोल्यूशनरी पार्टी के स्टील टेम्पर्ड, इस्पाती सांचे खांचे में ढली हुई पार्टी नहीं है। इसकी तो एक केंद्रीकृत नेतृत्व ही नहीं है। तो पहली बार इसके सुझाव पर बना, वो भी सेंट्रल कमेटी नहीं बनी और अभी तक कोई कांग्रेस नहीं हुई थी। पहली बार बना भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी की अस्थायी केंद्रक न्यूक्लियस, और पहले सेक्रेटरी बने गंगाधर अधिकारी और उनकी गिरफ्तारी के बाद थोड़े दिन तक सोमनाथ लाहिड़ी, और पहली बार पार्टी की बाकायदे सेंट्रल कमेटी बनी फिर 1936 में और उसके सेक्रेटरी बने पीसी जोशी। तो पार्टी की स्थिति 1933 में एक पार्टी, मोटे तौर पे कहा जाए कि अगर कोई भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण की एक महत्वपूर्ण कोई मंजिल है तो 20 और 25 तो किसी हालत में नहीं हो सकता है, वो बैकग्राउंड के चैप्टर्स हैं, वो 1933 हो सकता है।